सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं इनका नाम है ब्रिजमोहन शर्मा। इनकी कुंडली पे आने से पहले आपको बताऊं, मैंने जो नया चैनल बनाया है नकुल पाराशर शॉर्ट्स के नाम से, उसे भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको प्रत्येक दिन का कार्यक्रम वहां भी मिल सके। उसका लिंक मैंने कार्यक्रम के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है पहले ही लाइन में। आप वहां से उसे कॉपी करके भी अगर वहां पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप उस चैनल पे पहुंच जाएंगे और वहां से आप उसे अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको प्रत्येक दिन का कार्यक्रम वहां भी मिल जाएगा, मतलब शॉर्ट्स वहां भी मिल जाएंगे। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक। इनकी कुंडली पे आएंगे उससे पहले आपको बता दूं मनुस्मृति की बात। भगवान मनु ने सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में कर्मों की प्रधानता के दृष्टिकोण से प्रत्येक युग में विशिष्ट कर्मों का परिगणन किया है। जैसे सतयुग में यज्ञ, त्रेता में तप और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, द्वापर में यजन याजन और कलयुग में दान की महत्ता है। दान देने में किसी शारीरिक स्थिति की आवश्यकता होती नहीं है और मन भी बहुत ज्यादा अपवित्र है, अशांत है, कमजोर है, परेशान है, तो उसमें दान देने में उसकी कोई आवश्यकता नहीं। बस दान देना है तो मतलब दे दिया। तप करने के लिए शरीर का स्वस्थ होना भी बहुत आवश्यक होता है। इस वजह से सतयुग में लोग तपस्या करते थे। द्वापर में आवश्यकता थी भगवान के और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए, उसमें व्यक्ति का स्वस्थ होना आवश्यक था। इस वजह से वहां पे मन और अंतःकरण को शुद्ध करने की आवश्यकता थी, तो वो द्वापर में आवश्यक, त्रेता में उसकी आवश्यकता पड़ गई तो त्रेता में उस चीज की आसानी थी। पर कली की बात अगर करेंगे तो कलयुग में दान देना ही सर्वोत्कृष्ट बताया गया है। दान समुचित व्यक्ति को सच्चे हृदय से और बिना संकल्प का भी अगर कोई दान किया जाता है उसका भी उतना ही फल मिलता है। मतलब कलयुग में प्रधान कर्म क्या है, यहां पे प्रत्येक युग में प्रधान कर्म का भाव बताया गया है कि सतयुग में क्या प्रधान कर्म था, त्रेता में कौन से कर्म की प्रधानता थी, द्वापर में किस कर्म की प्रधानता मानी गई है और कलयुग का प्रधान कर्म क्या है। तो प्रधान कर्म और प्रधान धर्म क्या है कलयुग का, तो कलयुग का प्रधान धर्म दान है। दान धर्म सर्वोत्तम धर्म है, क्योंकि आपके पास बहुत सारी चीजें उपलब्ध होंगी देने के लिए, पर कली में सबसे बड़ी और भयावह स्थिति यह है कि यह प्रवृत्ति मूलक व्यक्ति को बना देता है। और जैसे ही व्यक्ति प्रवृत्ति मूलक बनता है वो चीजों से चिपक जाता है, उसका छोड़ना उसके लिए बड़ा आसान नहीं होता है। चाहे वो पुत्र के प्रेम में हो, चाहे वो धन के प्रेम में हो, चाहे वो वस्तुओं के प्रेम में हो, चाहे वो चीजों के प्रेम में हो। मतलब आपको यहां यह बताया गया है कि चीजों का परित्याग कैसे करना है और त्याग के भाव की प्रबलता की स्थिति में ही व्यक्ति में वैराग्य के भाव का प्राबल्य बढ़ता है और फिर वो दान में उतर जाता है। तो यहां पे विभिन्न युगों में प्रधान कृत्यों के बारे में भगवान मनु ने चर्चा की है। हम जिस युग में अभी निवास कर रहे हैं ये कली का युग है, यहां दान सर्वोत्तम रीति है। क्लियर है? अब आइए आपको कुंडली पे लेके आता हूं। आइए अब आपको मैं इनकी कुंडली के पंचांग से आपका परिचय करा देता हूं। इनका जन्म अधिक आषाढ़ में हुआ है। आप लोगों को बताऊं, जिस भी जातक का जन्म अधिक माह में होता है वो आप उसको ऐसा समझ सकते हैं कि अब वो ठीक है और बहुत तरीके से ठीक है। ठीक कहने का मतलब यहां धन से, बुद्धि से, ज्ञान से, रोजगार से, आर्थिक रूप से उसकी कुंडली कमजोर नहीं होती है। हां, यहां जन्म इनकी कुंडली में वर्षा ऋतु में हुआ है। इस वजह से व्यक्ति बुद्धि से बहुत सारे विचारों के बनने से थोड़ा परेशान अवश्य होगा। दिमाग में बहुत सारे थॉट क्रिएट होते हैं। कृष्ण पक्ष के एकादशी के चंद्रमा शुभ ग्रह नहीं होते, इस वजह से वो दिमाग को परेशान करते हैं और आर्थिक तंत्र को गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं। इसी में आपको एक बात और भी समझने वाली है कि व्यक्ति को कई बार प्राइवेट सेक्टर से धन कमाते देखा जाता है और बजट बनाने में समस्या होती है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति के जीवन में महीने का 2-4-5 दिन, हर महीने का 2-4-5 दिन बड़ा ही मानसिक रूप से कष्टप्रद स्थितियों से गुजरता है, जहां वो कई बार अपने आप को अकेलेपन का शिकार होते हुए महसूस करता है।
कृष्ण पक्ष में जन्मे होने से संतति की तो समस्या नहीं होती है, हालांकि फिर भी व्यक्ति को आर्थिक तंत्र से कमजोर होते हुए अवश्य ही देखा जाता है। एकादशी का जन्म इन्हें बहुत सारे लाभों को देने वाला हो सकता था, पर यह कृष्ण पक्ष का है। अब यहां पे चंद्रमा एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या, तो अमावस्या के सन्निकट होने के कारण कई बार सर्दी, खांसी, जुकाम, स्वास्थ्य से संबंधित मानसिक समस्याएं और भावनाओं का कमजोर होना, उसका सही तरीके से अभिव्यक्त न कर पाना, ये तमाम तरीके की समस्याएं जीवन की एक आम बात के रूप में व्यक्ति के जीवन में उपस्थित होंगी। दूसरों के साथ जुड़ करके अगर कोई भी व्यक्ति व्यापार या व्यवसाय करना चाहेगा तो बिल्कुल कर सकता है। वर्णी नक्षत्र का जन्मा है। वर्णी नक्षत्र में जन्मे लोग जब भी किसी दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो उनका भाव बदल जाता है और वो भाग्यशाली भी बना देते हैं सामने वाले को। कोई ना कोई समस्या शूल योग में जन्मे होने से जीवन में हमेशा ही लगी रहेगी। क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण व्यक्ति में राजसिक और तामसिक नहीं पर राजसिक प्रभावों का प्रभाव देखा जा रहा है। इसके कारण व्यक्ति को राजसिक स्वभाव को त्याग करके अगर संभव हो सके तो सात्विक प्रभावों में कैसे उतारना है अपने जीवन को, इसके बारे में प्रयास करना चाहिए। मैंने इन तीनों ही गुणों के बारे में आप लोगों को प्रकाशित करके यह बात बताई थी। सात्विक गुणों के लोग जियो और जीने दो के सिद्धांत पे काम करते हैं। राजसिक लोग खाओ पियो मौज करो के सिद्धांत पे काम करते हैं और तामसिक लोग मारो काटो छीनो झपटो मुझे दो और किसी को नहीं दूंगा, ऐसे प्रभावों से युक्त रहते हैं। आपको कौन सा पसंद है आप खुद से देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, जहां पे तुला लग्न की कुंडली भगवान लेके बैठे हैं और नौमांस कुंडली में वो लग्न के अधिपति यहां पे हो जा रहे हैं पंचम के अधिपति। यहां पे लग्न का अधिपति स्वग्रही है, इस वजह से बलवान होगा और पीछे चंद्रमा, आगे सूर्य बुध इस लग्नेश को शुभ कर्त्री में लेके जा रहे हैं। सूर्य के ठीक पीछे मंगल और शुक्र का प्रभाव एक अन्य राजयोग का निर्माण करेगा और शुक्र के ठीक पीछे चंद्रमा का प्रभाव एक अलग राजयोग का निर्माण करेगा। व्यक्ति का भाग्य बल बहुत अच्छा है, पिता का सुख बहुत अच्छा है। पिता भाव के अधिपति चंद्रमा उच्चाभिलाषी और इस भाव के कारक सूर्य जन्म कुंडली में या पिता के कारक सूर्य जन्म कुंडली में बुध के साथ व्यक्ति को बुद्धिमान, पिता बड़े बुद्धिमान, स्वाभिमानी और स्वाभाविक रूप से थोड़े से चंचल प्रवृत्ति के होते हैं। बुद्धिमान और तार्किक भी होंगे। गुरु की दृष्टि से यह जातक स्वयं को कभी भी निकृष्ट कर्म में रत नहीं रखेगा, हमेशा ही शुद्ध और अंतःकरण का पवित्र होता है। चंद्रमा अगर कमजोर नहीं होते तो ये कुंडली और भी, हालांकि पत्नी का प्रेमी और पत्नी के वश में रहने वाला भी ये हो जाता है। और अभी इनकी कुंडली में राहु की दशा चल रही है 2038 तक और राहु जन्म कुंडली में बैठे हैं 12वें, वहां से बैठ करके 5वीं दृष्टि से चतुर्थ, 7वीं दृष्टि से 6ठवें और 9वीं दृष्टि से मंगल और शुक्र दोनों को देखने के कारण व्यक्ति को खर्चीला और निश्चित रूप से पत्नी का प्रेमी, भोगी और कई बार व्यय से परेशान रहने वाला भी बना देंगे। हाँ, गुरु राहु के संपर्क में और 12वें भाव के अधिपति जन्म कुंडली में नवम में आकर के ये राजयोग कारक की स्थिति में हो जाएंगी बात। बुध यहां पे इस कुंडली के लिए राजयोग कारक ग्रह के रूप में उपस्थित होते हैं। तुला लग्न की कुंडली के लिए शुक्र, शनि और बुध बहुत ही महत्वपूर्ण भाव के अधिपति और कारक ग्रह के रूप में उपस्थित होते हैं। हालांकि शुक्र इन की कुंडली में बड़े अच्छे बैठे हैं, मंगल के साथ बैठे हैं, इस वजह से पेट में परेशानी भी देंगे। अपच, एसिडिटी, कब्जियत आदि की समस्या भी देखने को मिलेगी। चंद्रमा से मंगल का संबंध धनदायक हो रहा है, चंद्रमा से बुध का संबंध भी ठीक बन रहा है, उतना अच्छा तो नहीं है, सामान्य है। यहां पे शनि का संबंध गुरु को प्रभावित करेगा जो जन्म कुंडली के पराक्रमेश होते हैं और पराक्रम के कारक मंगल जन्म कुंडली में पराक्रम भाव को देख रहे हैं। गुरु मंगल का शिक्षकीय योग, कन्विंसिंग कैपेसिटी और व्यक्ति की बुद्धि तीव्र। राहु के महादशा में गुरु आने वाले हैं जो इनकी कुंडली के लिए बहुत अच्छे नहीं होते, तो गुरु की दशा और 26 में आएगी शनि की दशा। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति की कुंडली में जो शनि हैं वो बहुत अच्छे परिणाम करते देखे जाएंगे। सम संख्या की राशि में बैठे हैं, इनकी कुंडली का पंचम भाव का परिणाम वो ज्यादा करेंगे। गुरु यहाँ मिथुन कन्या अपनी राशि के बैठे हैं, धनु राशि के, मूल त्रिकोण राशि में, पर यहाँ के गुरु उतने अच्छे नहीं होंगे। हाँ, स्वग्रही हैं फिर भी बहुत अच्छे नहीं होंगे। वैसे इस भाव का फल व्यक्ति को मिलता रहेगा क्योंकि तीसरे भाव में विषम संख्या की राशि का बनना अच्छा होता है। लग्न में विषम संख्या की राशि का बनना पुरुष जातकों की कुंडली के लिए अच्छा होता है। यहां पे शनि राहु केतु का प्रभाव है और इस भाव के अधिपति गुरु के ऊपर मंगल की दृष्टि है जो धन भाव के अधिपति हैं। इस कुंडली के लिए मंगल मारक होते हैं, यानी कि रोग भाव के अधिपति के ऊपर मारक ग्रह मंगल की दृष्टि कई बार
जातक को रुग्ण भी बनाने के लिए काफी होगी, पर शत्रुओं से सुरक्षा के मामले में बहुत ज्यादा सुरक्षित होगी। कारण, क्योंकि इस भाव का जो कारक ग्रह है वो विपरीत परिस्थिति तो नहीं बना रहा है, परंतु अष्टम भाव में बैठ करके अपनी 8वीं दृष्टि से मंगल 6वें भाव के अधिपति गुरु को देख रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि 6वें भाव के अधिपति पे अगर मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो उसके कारक क्षेत्र के प्रभाव में होने के कारण व्यक्ति अपने ज्ञान और अपने त्रिकोणात्मक संबंध के कारण कई बार अपनी समस्या को किसी न किसी तरीके से हल में ले जाकर के उपस्थित हो जाता है। राहु के साथ शुक्र का बैठना, दांपत्य में प्रेम और दांपत्य टूटेगा नहीं। यहां मंगल बैठे हैं, गुरु का प्रभाव यहां ठीक होगा, पत्नी कारोबारी या कारोबार में सहयोग करने वाली। और यहां पे पंचम भाव के अधिपति शुक्र लग्न में बैठे हैं, राहु से दृष्ट, राहु के संपर्क में। इस वजह से व्यक्ति खर्चीला, पत्नी भी खर्चीली होती हैं। पत्नी के खर्च से कभी भी आपको परेशान नहीं होना चाहिए। मेरे पास एक कल कुंडली आई थी, रात में मैं देख रहा था, वो कहाँ की कुंडली थी, कहीं की थी कुंडली, दिल्ली की थी शायद। जातिका की कुंडली में द्वितीय भाव में मिथुन राशि के शुक्र बैठे थे, ऐसा ही था कुछ, पर द्वितीय भाव में शुक्र बैठे थे। दशम भाव से राहु की दृष्टि पड़ रही थी, राहु यहां बैठे थे, द्वितीय भाव को देख रहे थे शुक्र पे। तो उनका जन्म था 1987 या 88 का। तो मैंने पूछा कि आपकी शादी, तो उन्होंने कहा हुई थी पर टूट गई। मैंने कहा क्यों, कुंडली मिलाकर के विवाह नहीं किए थे? बोले इसका तो उत्तर उन्होंने पता नहीं क्या दिया था, पर उन्होंने एक बात कही थी। मैंने पूछा दांपत्य टूटने का कारण आप मुझे बता दो, क्योंकि आपकी कुंडली में शुक्र के ऊपर राहु की दृष्टि है जो व्ययी बनाता है, तो या ऐसा कुछ देता है। तो उन्होंने बात कही कि मेरा पति मुझे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो पहले तो मुझे मारता था, या मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो मेरे व्यय से परेशान था। मुझे अच्छी चीजें पसंद हैं, स्वभावगत मैं थोड़ी खर्चीली हूं, स्वभावगत मैं थोड़ी खर्चीला हूं, मैं थोड़ा खर्चीला हूं। अब क्या क्रोध खर्च होगा और डेली रूटीन खर्च होगा, तो आप कई बार अपने आप को आलस्य में न रखिएगा, उत्तेजित ना होइएगा, और पत्नी के ऊपर उतने ही पैसे खर्च करने की आवश्यकता है जितनी है, क्योंकि आपकी कुंडली में, दशमांश कुंडली में लग्न का जो अधिपति है वो आपको कई बार विलंब से परेशानी ही देता रहेगा। राहु यहां वृश्चिक राशि के बैठे, जिसके अधिपति मेहनत करते हुए देखे जा रहे हैं। शनि और मंगल का योग, जहां शनि नीचा विलासी है, अष्टम और 7वें के अधिपति होकर के आपके प्रभावों में कमजोरी भी दे रहे हैं। इस वजह से कार्मिक कुंडली कमजोर ना बने, और गुरु 12वें हैं जो आपकी कुंडली के 6वें भाव के अधिपति होते हैं। इस वजह से अगर हो सके तो विदेश जाने की कोशिश करिए, बाहर जाइए। इस कुंडली में धन का सुख बहुत अच्छा होगा, क्योंकि धन भाव के अधिपति लग्नेश के साथ बैठ करके धन को देख रहे हैं। पराक्रम भाव का अधिपति यहीं बैठा है तो थोड़ा परिणाम देगा, पर सूर्य और बुध के कारण व्यक्ति का कम्युनिकेशन, एक्स्ट्रा जो पार्ट टाइम काम होता है वो, विदेशों में जाना, बाहरी धन कमाना, विदेशी कंपनियों के साथ जुड़ करके काम करना, पिता के साथ रोजगार करना, बुद्धिमानी से युक्त होकर के धन कमाना, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करना, बैलेंस क्रिएट करना, किसी भी तरीके से बुद्धिमानी से धन कमा लेना कुर्सी पे बैठ करके, ये सारी चीजें। और फिनेंस का सेक्टर बहुत अच्छा होता है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बहुत अच्छी होगी, पढ़ने पढ़ाने का काम बहुत अच्छा होगा, बैंकिंग का काम बहुत अच्छा होगा, बीमा पॉलिसी, इस तरीके का काम भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अष्टम भाव में मंगल बैठ करके धन भाव को देख रहे हैं। चतुर्थ और पंचम के अधिपति शनि यहां पे नौकरी का योग लगा रहे हैं, पर चंद्रमा कमजोर हो रहा है, इस वजह से नौकरी का योग थोड़ा कम होगा। माता के रोगों का आपने खात्मा भी किया है, और व्यक्ति हमेशा ही थोड़ा बहुत आलसी भी होगा, क्योंकि शनि केतु के साथ बैठे हैं, चंद्रमा लग्न को देख रहे हैं, तो चंचल तो मनोवृत्ति का होता है। कर्क लग्न की कुंडली नहीं है, कर्क मेष राशि है, ये चर प्रकृति की राशि है, तो घूम करके इधर उधर से कई बार 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 निर्णय बदल करके घुमंतु हो करके धन कमाने का योग बना है। बड़ी और बाहर की कंपनियों से काम करने का योग बनता है। सप्तम भाव ठीक बना है, पर शुक्र के साथ सप्तमेश के बैठने के कारण यहां दाम्पत्य तो ठीक देख रहा हूं, पर कई बार उसमें उग्रता, व्यग्रता, और कई बार व्यक्ति अपनी पत्नी को पसंद ना करके दूसरों की पत्नी की तरफ भी देख लेता है, जो कि पाप ही होता है। अष्टम भाव ठीक बना है, आयु पक्ष ठीक है, पर रोग व्याधि का योग भी लगेगा। पेट से संबंधित समस्या इस कुंडली को परेशान कर सकती है, अपच, एसिडिटी, और कई बार व्यक्ति को मांसपेशियों में खिंचाव की समस्या भी आ सकती है। जैसा होता है ना खिलाड़ियों को, मैं सुनता था, अब तो खैर क्रिकेट नहीं देख पाता हूं, पर पहले जब 2007 की स्थिति थी, 2009 की, 90 दशक का जन्म है मेरा, तो उस समय क्रिकेट की एक अलग ही रुआब पे था,
जब सचिन तेंदुलकर खेलते थे, और ऐसा तो क्या बोलते हैं उसको, खिंचाव हो गया, ऐसा सुनता था, खिंचाव हो गया। जब उस समय बोलते थे कि इन मांसपेशियों में खिंचाव के कारण उनको खेल से, उनको अगली सीरीज से पता नहीं क्या उससे दूर रखा गया। ना खिंचाव क्या होता है, मैं सोचता था ये खिंचाव कैसे हो जाता है, पर आज ये बात पता चली कि खिंचाव ऐसे होता है मांसपेशियों में। तो ये यहाँ पे हो सकता है। नवम भाव की स्थिति बहुत अच्छी है। दशम भाव आपकी कुंडली में ठीक बैठा है, इस भाव का अधिपति है, केंद्र में बैठा है। हालांकि ये अगर शुभ ग्रह होते तो आपकी कुंडली में शुभ ग्रहों की संख्या बढ़ जाती और पाप ग्रहों का प्रभाव थोड़ा ठीक हो जाता। एकादशवां भाव ठीक बना है, 12वां भी संतुलित है क्योंकि स्वग्रही है। अब इनकी कुंडली में जब आप देख रहे हैं तो गुरु का प्रभाव जन्म कुंडली में जरा देखेंगे तो गुरु की 5वीं दृष्टि यहां है चंद्रमा पे, जो कौन है, दशम भाव के अधिपति। और इस कुंडली के लिए गुरु बहुत अच्छे नहीं होते, 6वें भाव के अधिपति हैं, तृतीय में बैठे हैं, तो विपरीत योग बना रहे हैं और आपकी मेहनत बढ़ा रहे हैं। अगर खराब और भी हो जाते जब यहां बैठ जाते तब तो बाप रे बाप हो जाती बात। पर चंद्रमा का प्रभाव लग्न पे, किसी भी प्रकार से लग्न को कोई शुभग्रह नहीं देख रहा है। लग्नेश के साथ मंगल का बैठना जो इस कुंडली का मारक है, पर धनेश भी है, इस वजह से थोड़ी थोड़ी समस्या के साथ व्यक्ति को धन देता रहेगा। कई तरीके से व्यक्ति को धन भी प्राप्त होता रहेगा। आप शेयर, सट्टेबाजी, लॉटरी आदि में बहुत ज्यादा धन मत लगाइएगा, नहीं तो नुकसान का योग भी लगा है। किसी को बहुत ज्यादा बार कर्ज या उधार मत दीजिएगा, नहीं तो निकलने में दिक्कत होगी। आलस्य मत करिएगा, प्रमाद मत करिएगा। सूर्य और बुध आपकी कुंडली में बहुत अच्छे बैठे हैं, इस वजह से लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। आपका कोई भी काम धन की समस्या के कारण रुकेगा नहीं। पिता के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे हैं, माता के साथ भी संबंध बहुत अच्छे हैं। गुरु आपके इस भाव का संपूर्ण फल कर रहे हैं। मंगल आपकी कुंडली में शुक्र के प्रभावों में वृद्धि भी कर रहे हैं और शुक्र जन्म कुंडली में भाग्य भाव का फल बढ़ा रहे हैं। ये आपकी कुंडली है। इस कुंडली में सूर्य आपको धार्मिक और नैसर्गिक रूप से शुद्ध बनाएंगे। चंद्रमा आपकी कुंडली में आपको भरा पूरा बनाएंगे। मंगल आपकी कुंडली में ऊर्जावान, साहसी और डीप थॉट क्रिएट करने वाला बनाएंगे और व्यक्ति को सत्य खोजी, सत्य को समझने वाला, रिसर्चर और शुद्ध मानसिकता का बनाएंगे। अंतःकरण पवित्र होता है, व्यक्ति की निद्रा अच्छी होती है। बुध आपकी कुंडली में आपको नारायण का भक्त बनाएंगे, नक्षत्र के आधार पर बता रहा हूं। गुरु आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर अनुभवी और धार्मिक बनाएंगे। शुक्र आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर चंचल और कामी और भोगी बनाएंगे। शनि जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपको अनुशासित और आलसी बनाने के साथ साथ आपको थोड़ा प्रैक्टिकल और नौकरी देने वाला या रोजगार में कई बार स्टेबिलिटी भी देने वाले बनेंगे। वैसे वो नीचा विलासी हैं, इस वजह से उनका प्रभाव थोड़ा कमजोर ही हो सकता है। तो बजरंगबली की पूजा इस कुंडली के लिए बहुत आवश्यक होगी। सूर्य को अर्घ इस कुंडली में देना ही चाहिए। रविवार को नमक बिल्कुल बंद, लाजवर्त अवश्य धारण करें। इसके अतिरिक्त अगर आप चाहेंगे तो आपकी कुंडली के हिसाब से मैं कहूंगा कि शनि का रत्न भी आप धारण कर सकते हैं। वो ग्रह वर्गोत्तम होकर के बैठा है, पर नौमांस में चंद्रमा नीच के हैं, इस वजह से अगर मन करे तो एक मोती भी धारण कर लीजिएगा। हालांकि आपकी कुंडली के लिए एक मोती फिर ठीक है। वैसे गुरु आपकी कुंडली में बहुत ज्यादा कमजोर मैं देख रहा हूं, मैंने इसीलिए इनको कहा था ये ठीक नहीं है। तृतीय भाव के गुरु स्वग्रही होकर के भी आपके अंदर सत्य और असत्य के बीच के भेद को समझने में दिक्कत करेंगे। तो मित्रता करने में, किसी पे विश्वास करने में, यात्रा में, अपने कम्युनिकेशन पे, अपने छोटे बड़े भाइयों के साथ संबंधों को बहुत ज्यादा आवश्यकता है उसको नए तरीके से और नए सिरे के साथ परिभाषित करने की। क्लियर है? सत्य और असत्य के बीच के भेद को समझिए, अपने व्यय पे कंट्रोल करिए, अपनी ऊर्जा पे कंट्रोल करिए कि कहां आप खर्च कर रहे हैं, और अपने पौरुषत्व के लक्षणों को कमजोर मत होने दीजिए, उसको मजबूत बना करके रखिए। रात को सोते समय विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आपको बहुत फायदा करेगा। अमोघ शिव कवच का पाठ भी आपको बहुत लाभकारी होगा। यह आपकी कुंडली है। जब कभी भी बुध और शनि की दशा आएगी आपका फल और भी ज्यादा वृद्धि होगा। सूर्य, चंद्रमा, शनि और बुध की दशा इस कुंडली के लिए बहुत अच्छी होगी। शुक्र की दशा पेट में समस्या भी दे सकती है, कई बार ऑपरेशन वगैरह का योग भी आपकी कुंडली में लगा है। शनि की दृष्टि अष्टम भाव पे आयु देगी। शनि की दृष्टि 12वें भाव पे आपको समस्याओं में भी कई बार डालेगी, पर मुक्ति भी वही दिलाएगी। 10वीं दृष्टि से गुरु और शनि का संयोग आपकी कुंडली में ठीक बना है, पर वो मंगल की दृष्टि भी है, शनि की दृष्टि भी है, सूर्य बुध भी देख रहे हैं, राहु का संपर्क भी है, गुरु भी बैठे हैं। इस वजह से आपको सबसे ज्यादा अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है और इंटरव्यू वाले सेशन पे ध्यान देना है कि आप किसी से कैसे कम्युनिकेट कर पाते हैं खुद को, और उसमें आपकी जो पारंगतता है वो कैसी है। ये इतनी कुंडली। नवांश कुंडली में
अगर लग्नेश 12 में नहीं बैठे होते, सूर्य बुध, वैसे आपकी कुंडली का दाम्पत्य खराब नहीं है, राहु के साथ शुक्र बैठे हैं, शुक्र राहु का संग खोजते हैं और ये अच्छी बात है। तीसरा भाव ठीक है, चतुर्थ भाव भी ठीक है, पंचम भाव भी जन्म कुंडली में ठीक बन रहा है, छठवां भाव भी जन्म कुंडली में मैं समझ रहा हूं कि ठीक ही है, क्योंकि इस भाव को देख रहे हैं। दाम्पत्य बिल्कुल भी खराब नहीं है। अगर विवाह करना होगा तो वृषभ, मेष, मकर, मिथुन और कुंभ ये ठीक रहेगा। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में विवाह के लिए उत्तर दिशा बहुत अच्छी रहेगी। अंक आपकी कुंडली के लिए 9 बहुत अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली के लिए अगर मैं बता दूं तो दिशा दक्षिण और पूर्व बहुत अच्छी रहेगी। नक्षत्र पुनर्वसु, मृगशिरा, रोहिणी, उत्तराभाद्रपद, हस्त, विशाखा, पुनर्वसु और इतने नक्षत्र अच्छे रहेंगे किसी भी कार्य को करने के लिए। दिन शुक्रवार और शनिवार का बहुत अच्छा रहेगा और अंक मैंने बताया 8, 9। दशाओं के क्रम में बचना है। बुध में शुक्र, बुध में गुरु, बुध में गुरु के बाद मंगल में शुक्र, मंगल में बुध, मंगल में गुरु, और इसके साथ साथ आपको बचना चाहिए शनि में राहु, शनि में मंगल, शनि में शुक्र, थोड़े बहुत परेशान करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।